नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रृंगी, डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। डियर स्टूडेंट्स, कोरोना पीरियड में एक बार फिर हम इस दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जुड़ गए हैं। लगभग ऑलमोस्ट कोर्स मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया है। 2-3 चैप्टर जो आपके बचे हैं उनको मैं इन वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। तो आज हम इसी संदर्भ में भारतीय कला के गुप्त काल की चर्चा करेंगे। गुप्तकालीन जो कला है वो भारतीय कला का स्वर्ण काल कहलाता है और आज हम यहां पर गुप्तकालीन मूर्ति कला की चर्चा कर रहे हैं। तो गुप्त काल की जो मूर्ति कला है वो गुप्त काल की मूर्ति कला एक्चुअली उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी वो हुआ ये था कि उस समय जो गुप्त राजा थे उन गुप्त राजाओं ने देश के लघु राज्यों को अपने में समाहित करके छोटे छोटे राज्यों को की सीमाओं को तोड़ करके और एक बड़े राज्य की, एक संपूर्ण राज्य की स्थापना की। उन गुप्त नरेशों ने उन सीमाओं को समाप्त करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जिसमें अपनी उन्नति के चरम के साथ साथ शांति और सुरक्षा का वातावरण बना। तो ऐसे शांति के वातावरण में कलाएं भी अपने उद्दाम अपने चरम पर पहुंची और एक नए स्वर्ण काल की जो भारतीय कला के स्वर्ण काल की एक आधारशिला रखी गई। गुप्त युग को अमृत प्रदान करने में इस युग की कला का विशिष्ट योगदान है। यानी कि ये माना जाता है कि गुप्त युग जो है वो भारतीय कला का स्वर्ण काल था। गुप्त मूर्ति कला जो है वो कैसी है, अब हम उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो गुप्त मूर्ति कला जो है वो कैसी है? गुप्त मूर्ति कला, गुप्त मूर्ति कला आदर्श प्रधान, आदर्श प्रधान यानी उसमें आदर्शवादिता की बात है। दूसरी क्या है? धर्मानुप्राणित, यानी धर्म से अनुप्राणित है, यानी कि उसमें धर्म का सबसे ज्यादा स्थानीय धर्म को उसने अपना विषय बनाया है और इसीलिए इसमें अशोभनीय प्रदर्शन को कोई स्थान नहीं मिला। अशोभनीय प्रदर्शन, अब अशोभनीय प्रदर्शन मतलब अशोभनीय प्रदर्शन को स्थान नहीं मिला, स्थान नहीं है। यानी कि हम जब देख रहे हैं कि मथुरा और कुषाण कालीन जो मूर्ति कला थी उसमें जो वस्त्र बनाए थे वो भीगे वस्त्रों की भांति शरीर से चिपके हुए थे, तो उनमें जो अंग प्रदर्शन था वो कहीं ना कहीं कदाचित दिखाई देता था। लेकिन गुप्तकालीन कला में ये चीज नहीं है, अशोभनीय प्रदर्शन को स्थान नहीं है गुप्तकालीन मूर्ति कला में। कुषाण युगीन जो मथुरा और गांधार की जो स्त्री मूर्तियां थी उनको पारदर्शक वस्त्रों से अंकित किया था, पारदर्शक वस्त्रों के साथ, यानी ऐसे मूर्तियां बनी थी जैसे भीगा वस्त्र शरीर से चिपक जाता है, ऐसे वो वस्त्रों का अंकन किया हुआ था मथुरा और गांधार में, कुषाणकालीन गांधार और मथुरा में, कि वहां पर वो अंग प्रदर्शन नजर आता था। लेकिन ये यहां पर गुप्त काल में इन कलाकारों को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और इन्होंने मर्यादित वस्त्रों का प्रयोग जो था वो वस्त्रों का प्रयोग शरीर को ढकने के लिए, वस्त्रों का प्रयोग शरीर को ढकने के लिए, ढकने हेतु किया गया। तो ये इनकी एक विशेषता थी। इसके साथ साथ गुप्त मूर्ति कला में वस्त्राच्छादित सौंदर्य, इसको हम कहेंगे वस्त्राच्छादित सौंदर्य, वस्त्राच्छादित सौंदर्य, यानी कुषाण काल में जो गांधार और मथुरा की मूर्तियां थी वो कदाचित ऐसा लगता था कि वो अमर्यादित हैं, लेकिन यहां पर जो था वो उसका चरम विकास था और किसका, यहां पर
विषय को यानी कि मूर्तियों को वस्त्र से आच्छादित, यानी कहीं भी उनमें अशोभनीयता नहीं है। गुप्त कलाकार ने मूर्ति की मुख मुद्रा से उसकी आंतरिक भावनाओं को प्रदर्शित किया है। यानी कि पहले जहां पर वो अपने युवावस्था में थी, अपने प्रारंभिक दौर में थी कुषाणकालीन मूर्ति कला, वहीं ये कला उसी कला से आगे चलकर और ये अपने चरम पर पहुंची और उसकी परिपक्वता यहां हमें देखने को मिलती है। कि क्या देखने को मिलता है कि गुप्त मूर्ति कला में मुख मुद्राओं और भंगिमाओं से ही आंतरिक भावों की अभिव्यक्ति करवाई है कलाकार ने। किसमें? गुप्त काल में। मूर्तिकार ने। ये इसकी एक और खास बात है। अब गुप्तकालीन जो मूर्ति कला है, वो मूर्ति कला इसके मुख मुद्राओं के इनके माध्यम से ही वो मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक और आध्यात्मिक भावनाओं को अभिव्यक्त करने में सफल हो सका है। यहां पर पद्मासन पर आसीन जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, वो शांत और गंभीर लगती है। सारनाथ की प्रतिभा आध्यात्मिक उद्देश्य का संचार करती लगती है। तो यहां पर जो मूर्तियां बनी है वो कहीं ना कहीं अपने पूर्ण विकसित रूप में अवस्थित दिखाई देती हैं। गुप्त युग के पूर्व जो मानवाकृतियां थी वो वनस्पतिक जगत की से आविर्भूत प्रतीत होती थी, यानी वनस्पतिक जगत का रूप लगती थी वो। लेकिन यहां पर गुप्तकालीन कलाकारों का जो मुख्य केंद्र था वो मानवाकृतियां बनी। आप हम देखें शुंग काल में या इसके पहले के जो मौर्यकालीन कलाएं थी, वहां पर मानवाकृतियां तो बनी, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं एक वनस्पतिक जगत का ज्यादा बोलबाला था। लेकिन गुप्तकालीन मूर्तियां जो थी वो पूर्ण रूप से संपूर्णता से मानवाकृतियों पर उन्होंने ज्यादा बल दिया था। किन्होंने? गुप्तकालीन कलाकारों ने। तो गुप्तकालीन कलाकारों का की कला का मुख्य केंद्र जो था वो मानवाकृतियां बनी। गुप्तकालीन कलाकारों का के लिए गुप्तकालीन कलाकारों के लिए कला का मुख्य केंद्र मानवाकृतियां बनी। इससे पूर्व जो था वो कहीं ना कहीं ये वनस्पतिक जगत से उद्भूत प्रतीत होती थी। फिर गुप्तकालीन मूर्तियां जो थी वो यौवन शक्ति एवं सौंदर्य से परिपूर्ण है। गुप्तकालीन मूर्तियां यौवन एवं शक्ति से परिपूर्ण है। अब जितनी भी ये मूर्तियां बनी हैं और बाकी के जो उपकरण है, बाकी के जो अलंकरण है, वो उनकी सौंदर्य वर्धन के लिए है, शोभा वर्धन के लिए थे। तथा अन्य जो भी चीजें इनके साथ बनी मानव मूर्तियों के साथ, वो सब उनकी शोभा वर्धन के लिए था। गुप्तकालीन मूर्तियां अपने शारीरिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। कलाकार ने इन कृतियों में कहीं भी अशोभनीयता या अतिशयता नहीं दिखाई है, वो बहुत स्वाभाविक दिखाई देती है। अतिशयता कहीं पर भी नहीं है। शरीर के विभिन्न अंगों और उनके आरोह अवरोह यानी उतार चढ़ाव, उन्नत और अवनत में जो अनुपात है वो अन्यत्र दुर्लभ है। यानी कि गुप्त काल में जिस तरीके से शारीरिक लयात्मकता को गुप्तकालीन मूर्तिकार ने शरीर रचना में जिस लयात्मकता को दर्शाया है वो अन्यत्र दुर्लभ है। वो अन्यत्र दुर्लभ है। यानी शरीर के अवनत और उन्नत
यानी कि शरीर की जो उतार चढ़ाव है, शरीर की जो, मैं आपको इसमें बाद में कुछ पेंटिंग्स डाल दूंगा आपके इसमें गुप्तकालीन, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो उसके जो शरीर के उतार और चढ़ाव है, यानी कि जहां से शरीर पतला हो रहा है, कहीं से मोटा हो रहा है, जैसे वक्ष कंधे से शरीर चौड़ा है, फिर वक्ष पर से नीचे उतरते वो कमर के यहाँ से पतला हुआ, फिर हिप्स पे से वापस मोटा हुआ। तो इस तरह से उसके जो उतार चढ़ाव है, नाक जो उभरा हुआ है, उसके बाद लिप्स और फिर गाल का जो हिस्सा है, फिर वहां से गर्दन का जो हिस्सा पतला आया। तो इस तरह से उतार और चढ़ाव को उन्होंने जिस तरीके से, जिस लयात्मकता से प्रस्तुति की है, वो लयात्मकता, उसकी रेखीय लयात्मकता जो है वो अद्भुत है, वो अनिर्वचनीय है गुप्तकालीन मूर्ति कला की। साहित्य और मूर्ति कला में एक ही आत्मा की अभिव्यक्ति है, यानी साहित्य में जिस प्रकार से रूप सौंदर्य का वर्णन मिलता है, गुप्तकालीन साहित्य में जिस रूप सौंदर्य का वर्णन आपको मिलता है, वैसा का वैसा ही रूप जो है वो मूर्तिकारों ने अपनी कला में उतारा है। तो ये इसकी खास बात थी गुप्तकालीन मूर्ति कला की। अब इस गुप्तकालीन मूर्ति कला में साहित्य में जिस सौंदर्य का वर्णन उसने किया है साहित्यकार ने, उसी प्रकार से, उसी भांति इसका वर्णन जो है वो मूर्तिकार ने यहां पर उसको रूपायित किया है। और जैसे कि जितने भी सौंदर्य के प्रतिमान थे, उन सब प्रतिमानों को यहां पर उन्होंने बनाया है। कालिदास ने जिस नारी सौंदर्य का वर्णन किया, वैसी की वैसी नारी मूर्तियां गुप्त युग में मूर्तियों में दिखाई देती हैं। अब इसके अलावा और बात करते हैं आगे, इसको मैं हटा रहा हूं। इसके अलावा गुप्त युगीन मूर्तियां जो है प्रतिमा शास्त्र के सिद्धांतों पर बनी है। किस पर बनी है? प्रतिमा शास्त्र के सिद्धांतों पर। प्रतिमा शास्त्र यानी प्रतिमा शास्त्र यानी प्रतिमा यानी मूर्तियों के लिए जो शास्त्र लिखे गए कि क्या क्या खास बातें होनी चाहिए, प्रतिमा शास्त्र के सिद्धांतों के अनुकूल अनुरूप बनी है। गुप्त युगीन जो मूर्तियां हैं प्रतिमा शास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप बनी हैं। और इनमें बुद्ध महापरिनिर्वाण और विष्णु की शेषशाही मूर्तियां, कौन सी? बुद्ध महापरिनिर्वाण, ये मूर्ति है बुद्ध महापरिनिर्वाण। बुद्ध महापरिनिर्वाण और विष्णु की शेषशाही, विष्णु की शेषशाही मूर्ति। शेषशाही का मतलब शेष नाग पर शयन करते हुए, यानी शेष नाग है उसके विष्णु शयन कर रहे हैं। ये जो दो मूर्तियां हैं, ये दोनों मूर्तियां कैसी है? ये शयन अवस्था में है, शयन मुद्रा में है, शयन मुद्रा में है। इसके अलावा शयन मुद्रा के अलावा कुछ हस्त मुद्राओं में अभय मुद्रा, वरद मुद्रा, ध्यान मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, ये बहुत सारी मुद्राएं उसमें दिखाई है। खड़े हुए भी स्थानक मूर्तियां भी, स्थानक का मतलब खड़ी हुई मूर्तियां हैं, स्थानक मूर्तियों का मतलब खड़ी हुई मूर्तियां। और जो आसन पर विराजमान है ऐसी मूर्तियां भी बनी है, जो बैठी हुई मूर्तियां हैं, स्थानक और आसन मूर्तियां हैं। और इसके अलावा शयन मूर्तियां, शयन मूर्तियां दोनों मैंने आपको बताई, उनमें समभंग, आभंग, त्रिभंग, अतिभंग आदि मुद्राओं से बहुत सारी विविधताएं मूर्तियों में उत्पन्न की गई हैं। इसी प्रकार हस्त मुद्रा की भी अभय मुद्रा, वरद मुद्रा, ध्यान मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, सिंह कर्ण, जैसे बहुत सारे धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्राओं का भी निर्माण हुआ गुप्तकालीन मूर्ति में। किंतु उनका बौद्धिक जो अनुशासन था उसमें सौंदर्य जो था वो अद्भुत था। तो गुप्त काल में गांधार कला के विदेशी गुणों को छोड़कर, यानी गांधार की जो यूनानी परंपरा जो थी, उन परंपराओं को छोड़कर गुप्तकालीन कलाकार ने उसके भारतीयकरण कर दिया, उसका स्वदेशी रूप उनको प्रदान कर दिया। पौराणिक साहित्य और लोक परंपरा के अनुरूप जो गुप्त युगीन मूर्तियां विकसित हुई थी, ये विशुद्ध भारतीय आदर्शों और मान्यताओं पर आधारित थी। किस पर? विशुद्ध भारतीय मान्यताओं, विशुद्ध भारतीय मान्यताओं और विशुद्ध भारतीय मान्यताओं और परंपराओं पर।
विशिष्ट भारतीय मान्यताओं और भारतीय आदर्शों पर आधारित थी। गुप्तयुगीन मूर्तियां, गुप्तकालीन मूर्ति कला जो थी वो मथुरा मूर्ति कला परंपरा की ही पराकाष्ठा है। किसकी पराकाष्ठा है? मथुरा, जो हम कुषाण काल की पढ़कर आ रहे थे। मथुरा मूर्ति कला की ही पराकाष्ठा है क्या? गुप्त मूर्ति कला। गुप्तकालीन मूर्ति कला बोध गया और सारनाथ से मथुरा कला मध्य देश तक विस्तृत हुई, जिससे गुप्तयुगीन वैभव, शक्ति, सौंदर्य, ये सब जो चीजें है ना, वो सुरक्षा, विचित्रता के साथ साथ प्रदर्शित किया गया है। पूर्वी भारत की कला जो थी वो गुप्तयुगीन मूर्ति कला मध्य देश की परंपरा से भिन्न है, यानी मध्य देश में जो मूर्तियां बन रही थी उससे भिन्न है। पूर्वी मूर्ति कला उत्तेजित भावों के प्रदर्शन पर अधिक बल दिया गया। दक्षिणी भारत में मूर्ति कला गुप्तयुगीन तो नहीं कही जा सकती, किंतु गुप्त परंपरा में इसका सृजन अवश्य हुआ था। दक्षिण भारत में वो हम उसको गुप्तकालीन तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसका जो सृजन था, उनकी जो परंपरा थी वो कैसी थी? वो गुप्तयुगीन परंपरा ही हमें देखने को मिलती है। और ये गुप्तयुगीन मूर्ति परंपरा जो संपूर्ण भारत में व्याप्त रही और गुप्त काल में भारतीय मूर्ति कला अपने चरम पर पहुंची। गुप्तकालीन मूर्ति कला अपने चरम पर पहुंची। यानी ये इसका चरमोत्कर्ष था और ये भारतीय कला और संस्कृति का प्राण है। भारतीय मूर्ति कला के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय मूर्ति कला के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल। इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। कौन सा? गुप्त काल। तो ये जो गुप्त काल था, ये इसकी मुख्य विशेषताएं थी और इसकी जो पुरातन परंपराएं थी, वो पुरातन परंपराएं ही अपने उत्कर्ष पर पहुंची थी। तो ये एक गुप्तकालीन मूर्ति कला की आपको बात मैंने बताई है। अब आगे एक और वीडियोस पे बनाऊंगा जिसमें मैं कुछ आपको मूर्तियां भी पोस्ट करूंगा और साथ में उन कुछ मूर्तियों की जिक्र हम अगले चैप्टर में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। तो पहले आप इस गुप्त मूर्ति कला को समझ लें, उसके पश्चात फिर अगले चैप्टर में मैं आपको मूर्तियों की परंपरा और मूर्तियों के उदाहरण देकर बताऊंगा। धन्यवाद।